नमस्कार, मैं और आसिमा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अभी फेसबुक और यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार 90 के दशक का जो बिहार है उसको लेकर कहा जा रहा है कि हमें दुख है कि हम इस दशक के बिहार में पैदा हुए। सन्नाटा, अंधेरा इसकी बात की जा रही है। उस वक्त अपहरण थे, बहुत गुंडागर्दी थी। कुल मिलाकर उसमें जो कलाकार है वो ये कह रहा है कि हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हम 90 के दशक में बिहार में पैदा हुए। तो क्या जो 90 के दशक का बिहार था उससे पहले का जो बिहार था उसमें कोई अंतर है, या 90 के दशक के बिहार में जो बुराइयां उस वीडियो में दिखाई जा रही है, या इस तरह की बातें आम जनता में भी और बहुत जगह हम लोगों को देखने को मिलती है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हमारे साथ 3 गेस्ट हैं। जैन जिज्ञासु जी हैं जो JNU में शोधार्थी हैं। हमारे साथ सुबोध है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शेष जी हैं। तो जैन, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो 90 का दशक का बिहार है, एक बिहारी होने के नाते आपको लगता है कि ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बहुत वर्षों के बाद और आज़ाद भारत में भी जितने शोषण उत्पीड़न का जो मामला चलता था, उसके बाद जो 90 का दशक है वह अपने आप में ही गौरवशाली दशक मैं उसको मानता हूँ। और यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम 90 के दशक में पैदा हुए और बहुत सारे मानसिक उत्पीड़न का सामना हमें नहीं करना पड़ा और हम स्वतंत्र रूप से सोच सके। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, तो वो सच में तो 90 के दशक के बाद वो संकल्पना मुखरित हुई और सही मायने में वो लालू प्रसाद ने करके दिखाया। और ये जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम शर्मसार हैं कि 90 के दशक में पैदा हुए, यही धारणा गढ़ी गई है आम जनमानस के बीच में कि ये हो गया, वो हो गया। अब बताइए ना, पहले दलित वोटर का हाथ काट लिया गया 60 के उत्तरार्ध में, 70 के आरंभ में इस तरह की घटना हुई। तो वो तो कम से कम अभी नहीं हो रहा। लेकिन इतना होने के बावजूद एक पिछड़े परिवार के आदमी के 10 नाखून हाथ और पैर का छीन लिया गया। ये किसके द्वारा? अनंत सिंह के द्वारा। तो ऐसी जो वर्चस्वशाली शक्तियां हैं और जो रिग्रेसिव फोर्स है उसको नहीं पच रहा था इस तरह का जो बदलाव आया बिहार में। और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ओपन रिक्रूटमेंट के जरिए बहाली होने लगी, चाहे टीचर्स का बहाली हो। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जमे जमाए मठाधीश थे, जहाँ तहाँ जिसको टीचर बना देते थे, उस सब पर रोक लगी। इसलिए वो छटपटाहट और बेचैनी है खास वर्ग के बीच में, और इसलिए ये सब। और ये जो बोलते हैं क्या कि सब कुछ निबट गया, पहले नालंदा था, विक्रमशिला था, वगैरह वगैरह, ये इतिहास की जो बात कर रहे हैं, तो पहले क्या बिहार में ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज था जिस पर तालाबंदी कर दी लालू प्रसाद ने? अरे भाई, लालू प्रसाद जिसको आप गंवार और जाहिल बोलते हैं, विजनलेस, उनके कार्यकाल में 90 में 6 नए विश्वविद्यालय बिहार में खुले हैं। ये क्यों कोई नहीं बताता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी खास मंशा से इस तरह की बातें लोग सुबोध, आपसे ये सवाल है कि अपराध को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, क्या 90 के दशक में वाकई बहुत अपराध बढ़ गए थे, या बाद के 90 के दशक के बाद अपराध घट गए? क्या मतलब 90 के दशक में अपराध को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है, हमें इस सवाल को जैसे वीडियो में दिखाया गया है, ये मुझे लगा कि एक तरीके से परफॉर्मेंस है रादर दैन अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट। बिकॉज कहीं भी जब पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें छिटपुट वायलेंस की घटनाएं होती है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लगातार 40-50 सालों तक एक सेक्शन जो डोमिनेंट तबका था बिहार में, जिसकी आबादी 50% से ज़्यादा है, उसे सत्ता से बाहर रखा गया। तो जैसे जैसे हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस डीपेन होता चला गया, पहले साइलेंट रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आया, तो तमाम सोशलिस्ट पार्टीज़ का नॉर्थ इंडिया में खास करके इमरजेंस हुआ। हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए कि वो एक ऐसा व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ था जहाँ पे मंडल, मंदिर और मार्केट की बातें हो रही थी। कमांड पॉलिटी से एक रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ हम बढ़ रहे थे, कमांड इकोनॉमी से मार्केट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो वैसे परिदृश्य में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे पहले की जो उससे पहले का जो देश था या उससे पहले का जो हमारा राज्य था, उस समय भी करप्शन के केसेस थे। इनफैक्ट लालू जी आए ही थे उसी मैंडेट को लेके कि करप्शन बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उस मैंडेट की वजह से ही उन्हें एक मैसिव विक्ट्री मिली थी। और जहाँ तक दूसरा सामाजिक पक्ष है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिहार जो उस समय का था वो एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था थी। अगर आप वहाँ पे पावर रिलेशंस देखें तो कास्ट ऑपरेशन हर लेवल पे था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज था। लालू जी का आना हमारे पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिपेंड करता है। कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसको हम मानते हैं कि ठीक है, गलत हुआ, लेकिन ये होता है। मतलब
जब एक कम्युनिटी को या एक लार्जर तबके को बहुत दिनों से सताया जाता है और जब उसे पॉलिटिकल पावर मिलता है तो उसे कह सकते हैं कि सेलिब्रेटरी मूड में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनवांटेड थी, बट मुझे लगता है कि वो हमारा जो पूरा डेमोक्रेसी है उसको डिपेंड करने में एक बहुत बड़ा कदम था। सर आपसे ये सवाल है कि जो मीडिया है उसने 90 के दशक को बहुत गलत तरीके से पेश किया, खास करके उस दौर के जो नेता हैं, खास करके लालू प्रसाद यादव, उनके बाद राबड़ी देवी, इनका जो कार्यकाल है इसको लेकर के मीडिया ने बहुत नकारात्मक छवि बनाई। तो आपको क्या लगता है मीडिया के बारे में, आप क्या उस दशक के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? 90 के दशक के बाद का मीडिया तो स्टडी करने का विषय है। जैसे उस वीडियो में भी बताया गया है कि पहले पन्ने पर अपराध की खबरें भरी पड़ी रहती थी और अगर कोई उपलब्धि होती थी तो वो आखिरी पन्ने में रहती थी, तो खुद उनको ही बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों होता था। तो मीडिया के बारे में कोई भी बात करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मीडिया का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें कौन लोग हैं। वो केवल विज्ञापन का मामला नहीं था, केवल पैसे का मामला नहीं था, ये देखना है कि वो लोग कौन है वहाँ पर। तो अभी तक कई स्टडी ऐसे आ चुके हैं कि जिसमें बताया गया कि मीडिया में मतलब दलित या पिछड़ी जातियों के लोग हैं ही नहीं, तो वो बताते क्या, ठीक है। छोटी से छोटी अपराध की घटनाओं को पहले पन्ने पर डालना और बड़ी उपलब्धियों की खबरें पिछले पन्ने पर डालना। जो वीडियो बनाया गया है उसमें उसको बनाते समय इस कंट्राडिक्शन को उन्होंने खुद ही नहीं समझा है कि जिस समय वो बता रहे हैं कि अपराध की खबरों से पहले पन्ना भरा रहता था, पीछे के पन्नों में उपलब्धियां रहती। आखिर वो उपलब्धियां कैसे आती थी? आखिर 7 स्टूडेंट अगर कहीं बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड किसी टीम में जा रहा है, तो वो कौन कर रहा है? लेकिन उसको आप काउंट नहीं करेंगे। आप काउंट करेंगे कि वो मतलब पहले पन्ने पर जो अपराध की खबरें हैं उससे आप बिहार को कनेक्ट करके फिर उसके बाद सत्ताधारी पार्टी से जोड़ देंगे। हमको याद आता है 2005 में जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई थी, हम 90 के पहले एक बीच में हम एक बात कहना चाह रहे थे आपको कि जिस 90 के दशक की बात उसमें की जा रही है, उसके पहले के दशक और उसके बाद के दशक का भी मैं गवाह रहा हूँ, ठीक है। जिस 90 के दशक में वो बता रहे हैं कि पूरा बिहार खौफ में जी रहा था, उस दशक में भी बिहार में करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत सहज तरीके से जी रहे थे। पटना की सड़कों पर मैं खुद रात के 11 बजे या दिन के 2 बजे जिस तरह चलता था उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखा था जिसमें कि इनके झूठ को मैं उसको मतलब पुष्टि दे सकूं। उसके गवाह सारे लोग थे। जिसके बाद 90 के दशक में शुरू हुआ था और उसके बाद 2004 तक उनकी सरकार चलती रही थी। तो वो कह सकते हैं कि इतने सालों में विस्फोट हुआ था, ऐसा था नहीं। उसको सत्ता बदलने की पूरी प्रक्रिया दूसरी थी और वो बाद में सामने आती गई कि क्या था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिनका वर्चस्व था उनका जब वर्चस्व टूट गया है तो वो अपने आप को रहने में असहज महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक घटना उस समय की याद आती है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई थी तो उस एक जुलूस निकला था। उस जुलूस में एक नारा हम आपको एक बताते हैं, मतलब उसमें बता रहे थे लोग, यही नारा लगाए थे, हमारा राज वापस आ गया। ये कहाँ से आ रहा था? आज 2017 में ये वीडियो सामने आया है। तो इस वीडियो में ये जिस मोड में बोल रहे हैं, जिस भाव में ये पेश कर रहे हैं, ये भाव बताता है कि ये बातें आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब मेरा राज वापस आ गया। तो 90 के दशक से यही दिक्कत थी हमको कि इनका राज चला गया था, ठीक है। तो वो कौन लोग थे जिनका राज चला गया था? जयंत, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अरविंद शेष ने कहा कि 2004-05 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सरकार वापस आ गई। तो क्या कारण है कि एक ओबीसी लीडर होने के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार को लेकर वैसी छवि मीडिया में नहीं बनाई गई जो लालू के ज़माने में बनाई गई थी? तो इसकी क्या वजह है कि मतलब बाद के दिनों में ये परिवर्तन हुआ? मीडिया ने, जैसे कि उस दौर को जंगल राज कहा जाता है लेकिन बाद के दौर को नहीं कहा जाता, जबकि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है लेकिन कहीं भी मीडिया में जंगल राज शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि अपराध बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है ये? देखिए, मीडिया जिस कदर संचालित, निर्देशित और नियंत्रित होती है किसी बाह्य सत्ता द्वारा ही भी, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया के संदर्भ में नहीं है बल्कि वैश्विक मीडिया में भी जो एक खास कॉन्ग्लोमरेट ऑफ कॉरपोरेट एक घराना है, वो उसके द्वारा सारे इश्यूज डील किए जाते हैं। और हिंदुस्तान में तो न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी है नहीं, यह सवर्ण संचालित समाचार कक्ष तमाम जगह, और अखबारात के बारे में भी बताएंगे अरविंद शेष जी कि वहाँ क्या मामला है। इस पर एक स्टडी भी है योगेंद्र यादव की, और भी कई लोग, अनिल चमारिया हैं और एक और शख्स हैं जितेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो लोग हैं ही नहीं। और जिस जंगल राज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गांधी मैदान का एक हिस्सा जगन्नाथ मिश्रा ने बेच दिया,
किसी को कानो कान खबर नहीं थी, इससे बड़ा कोई जंगल राज होगा। जब पता चला तो लोगों ने विरोध किया और तब वापस लिया गया। मतलब गांधी मैदान को बेचने की हिमाकत लोग करते थे, और एक मुख्यमंत्री। और इतना ही नहीं, जब लालू प्रसाद आए तो उन्होंने एक खास किस्म का डेमोक्रेटाइजेशन किया, हर तरह की पारदर्शिता लाने की कोशिश की और सही मायने में डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करना शुरू किया। यही वजह है कि आप बताइए ना कि 5 में जब नीतीश कुमार आए और भाजपा के समर्थन से आए, और उनके आप बताइए कि मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सुनील पांडे, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, ये सूरजभान सिंह, ये सारे के सारे लोग क्या पवित्र पापी थे? और उस तथाकथित जंगल राज के खात्मे के लिए ये सभ्य जंगली बन गए थे। ये क्या वजह थी कि अधिकांश इसमें से नीतीश जी के पाले में थे और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। इतना ही नहीं, एक खास जाति और बिरादरी के लोगों को चुन चुन कर नीतीश जी के आने के बाद काउंटर किया गया, और जबरन गैर कानूनी तरीके से। तो इसलिए वो जो एक वर्चस्वशाली तबका था, उसको लगा कि नीतीश कुमार को आगे करके हम अपने हितों को साध सकते हैं। लालू प्रसाद के आने के बाद इतना तो हुआ कि अभी तक 90 से लेकर 2017 तक लगभग 27 साल अब किसी भी तरीके से जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो अपने को फ्रंट पर रख के सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो इस तरह से एक आप ही के तबके के आदमी को प्रोजेक्ट करके, इसीलिए जीतन राम मांझी तक को, अगर लालू प्रसाद नहीं आते तो नीतीश की बारी नहीं आती, और नीतीश की बारी नहीं आती जीतन राम मांझी की बारी नहीं आती। तो ये बदलाव तो हुआ है जी। में कहा यह जाता है 1990 के दशक में कि बहुत ज़्यादा पलायन हुआ, लेकिन हम पीछे पलट कर देखें तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो हमारे पास कहानी है, हम जो सुनते आए हैं कि बहुत पहले से बिहार के मजदूर त्रिनाम, सूरीनाम और मॉरिशस वगैरह जाते रहे हैं। तो क्या अचानक तो ऐसा नहीं हुआ है कि 90 के दशक में पलायन बढ़ गया, उससे पहले भी ये चीज़ था? तो इस चीज़ को फोकस करके ये क्यों कहा जाता है कि 90 के दशक में लोग बिहार छोड़कर जाने लगे? देखिए, जहाँ तक बिहार से पलायन का सवाल है तो मुझे लगता है अगर आप इसको लोकेट करना चाहें तो जो 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, जो एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से एक्सपोर्ट लेड या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की तरफ जो हम शिफ्ट किए थे, तो उसमें बहुत हद तक स्टेट धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी मेजर से विड्रॉ करने लगे और मार्केट को एक फ्री हैंड था। वैसी स्थिति में लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में प्राइवेट नौकरी या इधर उधर जाने लगे। बिहार का जहाँ तक सवाल है तो बिहार में हमेशा ही बाढ़ की त्रासदी रही है। अगर आप तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, चाहे वो पॉवर्टी मतलब क्या कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स हो या एजुकेशन इंडिकेटर्स, तो उसमें हमेशा ही बिहार पीछे रहा है। तो वैसी स्थिति में जब कोई एक स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड का अगर ऑप्शन नहीं है, एग्रीकल्चर ड्यूरेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है लोग रोजगार की तलाश में या हायर एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाएंगे। तो ये जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये पहले भी था, ऐसा नहीं था। मॉरिशस हो या फिजी हो, तमाम ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे बिहार से मजदूर जाते रहे हैं, बाद में भी जाने लगे। बाद में जाने का रीजन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 90s के बाद जो पॉकेट्स ऑफ मीन्स क्या कहते हैं, ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स क्रिएट हुए थे क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से, उस वजह से वो एक ऑब्वियस था। और ये पूरे इंडिया में चला, और नॉट ओनली पूरे इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये एक फेनोमेना था कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थे जो बहुत ही प्रॉस्पेरस हो गए, बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थे जो बहुत ही गरीब हो गए, और एक डिपेंडेंसी रिलेशन बना रहा। तो मुझे लगता है कि इसको हम पहले से भी ट्रेस कर सकते हैं। उस दशक में मंडल आंदोलन भी चला है, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का भी दौर है। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों पर? बिल्कुल। जहाँ तक अगर आप उस वीडियो को गौर करें तो वो बताना नहीं चाह रहे हैं, मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन यही है कि जैसे ओबीसी पॉलिटिक्स आता है तो उसके बाद ही ये जंगल राज, अपहरण, ये तमाम चीज़ें जो है ना वारदातें बिहार में होने लगी। अगर आप पूरे डिबेट को देखें, मंडल कमीशन जब पार्लियामेंट में टेबल्ड किया जा रहा था तो पूरा हमारा एकेडमिया, हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद हमारी जो सिविल सोसाइटी है, न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, उन सब का आर्ग्यूमेंट था कि एक तरीके से मेरिट से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, एक तरीके से एफिशिएंसी से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। जबकि अगर आप देखें जो डेटा है उस समय पे, जिस समय पे ये मंडल कमीशन रखा गया था, क्लास 1 ऑफिसर्स की अगर तादाद देखें तो हमारे देश में 94.32 जो क्लास 1 ऑफिसर्स थे, 94.32% वो सिर्फ अपर कास्ट से आ रहे थे जो 15% आबादी थी। जबकि हमारा ग्रोथ रेट देखें 3.53 के रेट से बढ़ रहा था। उसी तरह अगर दूसरे इंडिकेटर्स को देखें आप, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल हो, हर चीज़ पे एक डोमिनेंट वर्ग का कंट्रोल रहा है। और उसके बाद भी अगर प्री-90s का हम रिकॉर्ड देखें तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम पेश कर सकें। तो इसीलिए ये एक जनरल इनर्शिया था
जो एक ओबीसी का इमरजेंस था या दलितों का इमरजेंस था हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में, जिस तरीके से कांग्रेस का कंसेंसस ब्रेक हो रहा था, रीजनल पार्टी का इमरजेंस हो रहा था, तो उस संदर्भ में हमें इसे देखना चाहिए। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि घोटाले बिहार में पहले से भी हो रहे थे, और लेकिन जो चारा घोटाला है और लालू यादव के ऊपर लाखों में उसका आरोप है, जबकि जगन्नाथ मिश्रा पर करोड़ों का आरोप है, लेकिन चारा घोटाला में बार बार लालू प्रसाद यादव जी का नाम घसीटा जाता है। तो क्या वजह थी कि इन सब चीज़ों को सिर्फ 90 के दशक पर फोकस किया जाता है, जो पहले चीज़ें हुई उस पर बात नहीं होती? चारा घोटाला 90 के दशक में 92 के बाद सामने आया था, 94-95 में तो फिर हाँ ठीक है। 2017 चल रहा है। आज भी अगर घोटाले का कुछ मानकीकरण किया जाता है तो सिर्फ चारा घोटाला सामने आता है, जबकि उसके बाद आप अगर नोट करेंगे तो पता नहीं कितने दर्जन घोटाले सामने आ जाएंगे। 2 लाख करोड़ घोटाले अब भी हो रहे हैं, 1,76,000 करोड़, ठीक है। अब उस समय जो है वो लालू प्रसाद पर 34 करोड़ का घोटाले का आरोप है, और जो मतलब जिसका मामला अभी भी चल ही रहा है, प्रूव्ड है कि नहीं। उसके चारा घोटाले के मामले में किसी को भी अगर अध्ययन करना है तो अजीत शाही की रिपोर्ट हल्का में आई थी, उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर हाल में एक कॉपी दुरई की भी किताब आई है, उसमें भी लिखना। तो वो मामला तो अभी चल ही रहा है। लेकिन अगर आज भी किसी को खास तौर पर पावर क्लास को अगर किसी घोटाले की बात करनी होती है तो वो चारा घोटाला की बात करता है। आखिर वजह क्या है कि आज तक चारा घोटाला ही चर्चा में है? इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए, प्रूव्ड हैं, उसके बावजूद अगर किसी को कुछ कहना होता है तो मतलब लालू चारा खा गया। ऐसा क्यों हो गया? दिक्कत वहाँ नहीं है कि लालू ने घोटाला किया या लालू घोटाले में दोषी हैं या नहीं है, ये सब उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या ये है कि लालू की वजह से, लालू प्रसाद की वजह से समाज को उस तबके को जुबान क्यों मिली जिसकी जुबान उन्होंने आज तक बंद के रखी हुई थी। उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि आप बड़े महल बना दिए जाते, बड़े बड़े महल, जैसे नीतीश ने बहुत अच्छी सड़कें बना दी, इसमें कोई शक नहीं। मैं मतलब इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी सड़कें बना दी गई। लेकिन मेरी मांग है कि अगर मुझे सड़क और चेतना में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं चेतना को चुनूंगा, ठीक है। लालू प्रसाद यहीं पर उनके लिए दिक्कत बन जाते हैं कि लालू प्रसाद का जो बेलगाम, कथित रूप से बेलगाम भाषणबाजी थी, उसने उन लोगों के दिमाग में थोड़ी सी उनके हिसाब से दिक्कत पैदा की कि अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो जो चेतना से धनी हो जाएगा, जो चेतना से समृद्ध हो जाएगा, वो सड़क छीन के लेगा। और ये देना चाहते हैं हमारा अधिकार, ये मतलब दान में देना चाहते हैं। हम क्यों ले दान? हम छीन के लेंगे, अपना हमारा अधिकार था। हमको सबसे वंचित किया गया था, हमने सोचना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया। इनकी दिक्कत वहाँ से है, इसलिए इनको 90 का दशक ज़्यादा दिक्कत तलब लगता है। नीतीश को अपना ये मोहरा बना के सब कुछ वही करा सकते थे जो ये 90 के पहले करा रहे थे। 90 के बाद से लेके 2004 तक वो वैसा नहीं चल रहा था समाज में। सत्ता का तंत्र इनका अभी भी वही है। लालू प्रसाद की एक बड़ी कमी रही, अब चाहे जिन वजहों से रहे, 15 सालों के 3 टर्म शासन करने के बावजूद उन्होंने सिस्टम को अपना बनाने या सिस्टम को के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए बहुत कुछ नहीं कर सके। यही वजह है कि आज भी प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर हम अभी वहीं लाचार खड़े हैं, ठीक है। आज भी ये सवाल उठा दिया जाता है कि सब जगह यादव भरे पड़े हैं, लेकिन हमको बताइए कि कितना जगह, मतलब आप लिस्ट निकाल के बताइए। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया था, लेकिन जब हकीकत आई सबके मुंह बंद हो गए थे। तो इनको दिक्कत यहाँ नहीं है कि वो 90 के बाद उनको मतलब उनसे कुछ छीना गया था। 90 ये दिक्कत ये है कि आपको जुबान क्यों मिल गई थी, आप बोलने क्यों लगे थे, आप सवाल क्यों उठाने लगे थे। सवालों से दूर रह के आप उनको सीधे नमस्ते करके और चुपचाप बढ़ जाइए, उसमें खुश रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद क्या है, दिक्कत क्या है, मतलब वो प्रचार जो है ना, वो भारत में अभी तक सत्ताधारी तबकों का एक बड़ा औजार रहा है। तो उनके पास प्रचार के सारे तंत्र अपने रहे हैं, तो उन्होंने इसी प्रचार के बूते समाज में आज तक ये फैलाने की या बिठाने की कोशिश की है कि अगर कोई क्रिमिनल मतलब एलिमेंट था तो वो 90 के बाद था। 90 के पहले सब कुछ साफ सुथरा पवित्र था, फिर उसके बाद 2004 के बाद सब कुछ साफ सुथरा पवित्र हो गया। अपराधियों का जो नाम लेते हैं, अपराधों का जो नाम लेते हैं, दर्ज करते हैं, मेरा मानना है कि मैंने देखा हुआ है कि बिहार का जो सबसे बड़ा अपराधी था वो बम्बई के, महाराष्ट्र के सबसे छोटे अपराधी के बराबर था। एक तो ये, दूसरा कि वही अपराधी अगर आरएसएस, बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ होते हैं तो वो एक बहुत ही पवित्र चेहरे रहते हैं, ठीक है। वही अपराधी अगर मतलब किन्हीं वजहों से कुछ समय के लिए लालू प्रसाद के खेमे में थे तो वो मतलब बिहार का जंगल राज हो गया। जंगल राज बनाना, जंगल राज तोड़ना, ठीक है, जंगल राज की छवि तोड़ना, ये सब उनके हाथ में रहा था तब भी, अब भी। उससे ज़्यादा बड़े अपराध भी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। वो उस समय जो है अपराधों को पहले पन्ने पर छाप दिया जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। कोई भी उनका प्रमुख नेता आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा कि जंगल राज है, आप इस्टेब्लिश कर देंगे जंगल राज है।
लेकिन अपराधों का आंकड़ा अगर मतलब उस समय से अभी ज़्यादा भी रहेगा उसको दर्ज नहीं करेंगे। ये भी देखना चाहिए कि 90 के दशक में थानों में, पुलिस थानों में अपराधों को दर्ज करने, या एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपराधों का आंकड़ा आता है सिर्फ थानों से। थानों में जो मामले दर्ज होते हैं उन्हीं से आंकड़ा तैयार होता है। जो बहुत सारे मामले नहीं दर्ज होते हैं वो आंकड़ों में नहीं आते हैं। तो 90 के दशक में ये भी किसी को पता करना चाहिए कि कितने मामले थाने में जाते थे और दर्ज किए जाते थे, और 2004 के बाद नीतीश गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था ऐसी की थी कि वहाँ अपराधों में, मतलब अपराध दर्ज करने के मामले में कमी आई थी। खोजना चाहिए, किसी के लिए अध्ययन का विषय है ये कि समरी जस्टिस थानों में क्या लागू किया गया था। ये अगर कोई मतलब बड़े मामले भी आते थे तो थाने में किस तरह से समझौता करा के वापस कर दिया जाता था। अगर समझौता करा के वापस कर दिया जाएगा, जो मामला दर्ज नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई अपराध नहीं है। ठीक है, बड़े अपराधियों ने अपने स्तर पर कितने मामले निपटाए, ठीक है, वो सब अपराध नहीं है। तो जो चीज़ें छुपा ली गई वो जंगल राज नहीं है, जो चीज़ें दिखा दी गई उसके हिसाब से आपने तय कर दिया कि ये जंगल राज है। तो मामला वही है कि आप मतलब ये सब कुछ कह के वो आपको फिर से उसी मतलब दमन की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं, दमित मानसिकता में ले जाना चाहते हैं, जहाँ वो 90 के पहले थे। 90 के बाद आपने बोलना शुरू किया था, दिक्कत उससे है इनको, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जयंत, क्या कारण है कि जब बिहार में पहली बार लालू जी ने गोरेलाल यादव को डीएम बनाया था तो जातिवादी होने का उन पर आरोप लगा था, जबकि बाकी जिलों में कुछ खास ही कास्ट के डीएम थे। तो ये किस मानसिकता के तहत आरोप लगता है? देखिए, आज भी जो सवर्णवादी मानसिकता है और जो एक नैरेटिव देते हैं, उनकी यह कोशिश है कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्लैरिफिकेशन हो। यह मांग बहुत ही जायज़ है, बहुत मौजू है, और इसी की मांग जातिवार जनगणना के संदर्भ में ये लोग तीनों नेता करते रहे हैं, और महिला आरक्षण के संदर्भ में भी हम कहते हैं कि अगर आपको इस बात से चिढ़ है कि नहीं, कुछ खास जो जातियाँ हैं ओबीसी की वो संपन्न हो गई हैं, और वो भी आप इस तरह से पेश करते हैं मानो कि यादवों में, कोरियों में, कुर्मियों के घर घर में आईएएस आईपीएस बनने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं। आप मेरे साथ चलिए, दियारा क्षेत्र में हैंड टू माउथ स्थिति है। और जो लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद के समय में जातिवाद बढ़ गया, दरअसल कुछ खास जातियों के उभार, कुछ खास जातियों के तमाम एकेडमिया से लेकर, लेजिस्लेचर से लेकर, और आपको एग्जीक्यूटिव में जो हर जगह कदम कदम पर वो मिलते हैं, तो ये इन लोगों का चेहरा देखने की आदत थी। अब उसी में से इक्का दुक्का दो चार गो पासवान, कोयरी, गुआर, अंसारी, ये सब भी दिखने लगे, तो आपकी आंखों को ये अपच होने लगा, असहज आपको लगने लगा, और इसीलिए आप कहने लगे कि ये एक खास किस्म का जातिवाद अब बढ़ गया, जबकि वह जातिवाद नहीं था। वह सही मायने में लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम था। और हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पर हमारे यहाँ रिजर्वेशन उसको आप बोलते हैं जो बाबा साहब ने व्यवस्था करके दे दी, जो दलितों आदिवासियों के लिए संवैधानिक संरक्षण है उस आरक्षण को, लेकिन जो मंडल कमीशन लागू हो रहा था उसको यह नहीं है, कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और उसमें एक अलग से क्रीमी लेयर बना दिया गया। जबकि आप संविधान की प्रस्तावना में आप देखते हैं न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, आर्थिक तो बिल्कुल अंत में है भाई। आर्थिक संपन्नता आपके सामाजिक शोषण की शोषण खत्म करने की गारंटी नहीं हो सकती, उसकी आश्वस्ति नहीं हो सकती। यही वजह जगजीवन राम जाते हैं मंदिर तो धोया जाता है। उनके पास किस बात की कमी थी? उस जमाने में उनके पास मर्सिडीज हुआ करते थे, जीतन राम मांझी के साथ भी। हम ये कहते हैं जिसको आप गोल्डन एरा कहते हैं, बिहार का स्वर्णिम दौर, उस स्वर्णिम दौर में आप बताइए ना कि बहुसंख्यक आबादी के लिए आपने कौन से मेजर्स अपनाए थे कि उनकी जहालत में, उनकी गुर्बत में कोई कमी आ जाए। जिस समय श्री कृष्ण सिंह का ये लोग बहुत हवाला देते हैं कि श्री बाबू के समय में ऐसा था। श्री बाबू मुंगेर जिले से आते थे, और आज का 6 जिला खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा और मुंगेर, ये पूरे मुंगेर में थे। जरा बताएं, कोई श्री बाबू से पूछें कि क्या वजह थी कि वहां पर एक भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वहां पर पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा थी, पिछड़ी आबादी ज़्यादा थी, वो पढ़ लिख ना जाए। एक भी नहीं भाई, एक भी नहीं। और जो लालू प्रसाद के समय में 6 विश्वविद्यालय खुले, उनको आप किस तरह से आप डेमोनाइज करते हैं, किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की सरकार में आने के बाद, लालू प्रसाद जनता दल की सरकार बनने के बाद, उनसे पहले एक भी मुख्यमंत्री को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के बाद कार्यकाल ही पूरा नहीं करने दिया जाता था। येन केन प्रकार भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर, दारोगा राय, इसमें अधिकांश लोग कांग्रेसी ही थे। बावजूद इसके यहाँ से क्षेत्रीय राजनीति में, सूबे की राजनीति में दखलंदाजी केंद्रीय नेतृत्व की इस तरह से होती थी, और डेमोक्रेसी का जनाजा इस तरह से निकाला जाता था कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। मुख्यमंत्री अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर।
उस इंस्टीट्यूशन को ही कुचला जाता था, जो कि लालू प्रसाद के समय में नहीं होने दिया गया। जब भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लालू प्रसाद ने अपने बुद्धि बल विवेक के आधार पर, नैतिक बल के आधार पर उसको बचाया। इसलिए इन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा हिलोरें और दर्द मारना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप एनालाइज करेंगे, ठीक अभी बता रहे थे और बहुत विस्तार से और बहुत सूक्ष्मता से बहुत पहलू को उजागर कर रहे थे, ये जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद आके दिल्ली में कैंप करके राम जेठमलानी को कहा कि जितनी फी बाकी लोग देते हैं किसी मामले में, उससे दुगुनी तिगुनी फी आप ले लीजिए, लेकिन लड़िए। और वो लड़ाई जेठमलानी ने लड़ी और वो जीता गया और आरक्षण लागू हुआ। लेकिन दुखद पक्ष यह है कि मंडल कमीशन लागू करने के पहले भी केंद्रीय नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में सिर्फ 12% पिछड़े थे। और आज भी इसी सरकार, मोदी जी की सरकार का डेटा है कार्मिक विभाग का कि आज भी लगभग 12% ही हैं। तो 27% में ये 15% कौन लोग खा जाते हैं? कौन लोग सत्ता पर कुंडली मार के व्यवस्था पर बैठे हुए हैं? ये सब सवाल कौन करेगा? और यही वजह है कि महिला आरक्षण जब लागू हो रहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल उठाकर आप देख लीजिए क्या बोला, 3 यादवाज अपोज्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस तरह से। जबकि यही 3 यादवाज थे, मुलायम सिंह, शरद यादव और लालू प्रसाद, जिन्होंने महिला आरक्षण को रिग्रेसिव फॉर्म में लागू करने से रोका, जबरदस्त बहस करके। इन्होंने क्या कहा, कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान हो, ताकि सिर्फ सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी जैसी लोग ही संसद की शोभा ना बढ़ाएं, वहां पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी भी आए और वहां सकीना अंसारी भी आए। तो ये सब कोई नहीं कहेगा। बहुत ही करीने से, सलीके से ये लोग आपके नकारात्मक पहलू जो आपकी शख्सियत के हैं उसको उभार देंगे, मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। और जो लिबरेटिव रोल है लालू प्रसाद के कार्यकाल को 2 खंडों में देखा जाना चाहिए। एक वह रोल जबकि वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मूस के बील से अन्न निकालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। इसको तो मैंने वो वैश्विक स्तर पर इस बात की प्रशंसा की गई कि चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा है। समाज जो 80% आबादी है उसके अंदर, जो अरविंद शेष जी बता रहे थे कि चेतना लाने का काम किया, जागृति लाने का काम किया। वो जो सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई थी, उसको कुछ होता है ना कि जिसको जब तक आप जगाएंगे नहीं पानी छिड़क के, उसको पता ही नहीं उसकी शक्ति का चलता है। और जब इस समाज से कुछ लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, और ये जो कहते हैं कि हमारा बचपन छीन लिया, हमें बाहर आना पड़ा 98% लाने के बाद भी। राजेंद्र प्रसाद क्या पटना में पढ़ते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, भले अविभाजित बंगाल था, लेकिन वहीं कहीं पढ़े जहां जीरादेई में पैदा हुए वहीं पढ़ते। उस छपरा में तो मैंने विश्वविद्यालय खोलने का काम लालू प्रसाद ने किया। जेपी विश्वविद्यालय छपरा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय आपको हजारीबाग, और इतना ही नहीं, कई मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। ये सब काम तो पचता ही नहीं। 1 मिनट मैं रोकना चाहता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में कहा जाता है, एक किताब है बिहार के ढहते विश्वविद्यालय, नगेंद्र की है। हाँ, नगेंद्र जी की। उसमें इस बात का जिक्र है कि जब सचिव ने जगन्नाथ मिश्रा को कहा कि पटना यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है, उसको पैसे देने की जरूरत, फंड देने की जरूरत है, तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को पैसे देने से बेहतर है गंगा में फेंक देना। तो ये जो उच्च शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगता है 90 के दशक में, हमको लगता है ये पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको 90 के दशक में बड़ी खुशी हुई। मैं इस पक्ष को उजागर करना मैं भूल जाता। जब कांग्रेस की ज्यादती हो रही थी, आज ठीक है कि लोगों को कांग्रेस और बीजेपी में फर्क साफ साफ नजर आने लगा है, उस समय जब कांग्रेस ने लगभग तांडव करना शुरू कर दिया था और जगन्नाथ मिश्रा के चलते वो ज़्यादा बढ़ गया, रातों रात प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में बदल देते थे जगन्नाथ बाबू, और उसमें अपने सगे संबंधी और क्षेत्रीय लोगों को उठाकर भर देते थे। और इतना ही नहीं, टीएनबी कॉलेज में जाएंगे तो जितने मेस कर्मी हैं मास्टर रोल पर बहाल किया संविदा पर, उसके बाद सबको परमानेंट कर दिया। वो भी आपको मिथिलांचल के ही लोग मिलेंगे। और हमने कहा कि बाबा आप लोग सिस्टम में आए कैसे? बोले सब जगन्नाथ बाबू की कृपा है, खाली वाइस चांसलर थोड़े बनाते थे, चपरासियों में घुसवाते थे। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने ये सब खेल बंद किया, इसलिए ये लोग चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा ट्रेनिंग कॉलेज को बंद करो। क्यों बंद करो भाई? तो भाई सिर्फ ट्रेंड लोग ही क्यों बहाल होंगे? हम बीपीएससी के जरिए एक परीक्षा लेते हैं, आप पास करते हो, आओ और पढ़ाओ, गुरुजी बनो। लेकिन ये नहीं। इसीलिए लालू प्रसाद ने अलौली में एक सभा हुई थी, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जो ज्यादती कर रही है इसको उखाड़ कर हम बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब बताइए, जगन्नाथ मिश्रा जब कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति को सुधारने के लिए पैसा लगाना गंगा में फेंकने जैसा है, तो ये लोग को तो सही मुँह किए, जगन्नाथ मिश्रा सबको खत्म किए। इसलिए मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम लालू प्रसाद ने उठाए वो ऐतिहासिक कदम है।
और जो नीतीश कुमार ने उठाए वो सबसे ज़्यादा बिहार को दशकों नहीं सदियों पीछे धकेल देने वाला कदम है। डिग्री लाओ नौकरी पाओ, माने ये क्या है, गुड्डे गुड्डी का खेल है। झाल मुड़ी बेच रहे हैं कि लाओ पैसा और माने गेहूँ मकई लाओ धान और आपके इसमें खोइछा में मुड़ी दे के भेज देंगे। अरे भाई जिसको कुछ नहीं आता है वो सब शिक्षक बने पड़े हैं। प्राथमिक शिक्षा की हालत तो फर्जी डिग्री पर भी बहुत फर्जी डिग्री पर प्राथमिक शिक्षा की हालत तो मैंने बदतर है। अब आप शुक्र मनाइए कि 94 में और 2000 ईस्वी में जो लालू प्रसाद ने कुछ बहाली की उन्हीं की बदौलत आज प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन वो शिक्षक भी अब धीरे धीरे लगभग वो जो एक तादाद थी वो सब रिटायर कर रही है। तब सोचना पड़ेगा कि बिहार को किसने रसातल में पहुंचाया। और ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, नीतीश जी की तो मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि जब वो रेल मंत्री थे तो डी ग्रेड की परीक्षा जो होती थी उसमें भी उन्होंने कार्बन कॉपी लगाना शुरू कर दिया ताकि धांधली बंद हो। लेकिन जो आदमी डी ग्रेड की नौकरी में ये पारदर्शिता बरतता हो वो क्या वजह थी, किसके दबाव में? वहां मदन मोहन झा मर गए बेचारे प्रेशर में, मैंने शिक्षा सचिव थे बिहार के। क्या वजह थी कि बार बार नियमावली में तब्दीली की गई और ये जो शिक्षकों की बहाली हुई, और वो भी पहली जो खेप है वो लालू प्रसाद के समय की बहाल की हुई है और वो सर्व शिक्षा अभियान की देन है। ये कोई नीतीश कुमार नहीं, ये 3 लाख 2 लाख बहाल कर दिए हैं। तो इसलिए ये सब पैसा बाहर से वर्ल्ड बैंक की इशारे पर ये लोग नाचते हैं। और करप्शन का तो जो मामला है वो तो अरविंद सर सही बोल रहे थे कि करप्शन किस में सिर्फ क्या आर्थिक भ्रष्टाचार की बात होगी। ये सब बोलते हैं कि चारा चोर चारा, अरे तुम तो भाईचारा चोर हो। लालू प्रसाद ने तो कम्युनल हार्मनी को एस्टेब्लिश किया, कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया। 89 में क्या, अच्छा ये जो वीडियो है इससे कई बातें छन के सामने आती हैं। बिल्कुल आप देखिएगा कि आप ही के माइनॉरिटी को भागलपुर का जो दंगा वो क्या हुआ था, वहाँ के गंगा पार के लोग को बुला के और उसका हिंदुआइजेशन, उसका सेफ्रनाइजेशन करके माइनॉरिटी के खिलाफ में उसको खड़ा कर दिया। तो आपको समाज में जाने की ज़रूरत है और प्रोफेसर से लेके पत्रकार से लेके शोधार्थी से लेके सब लोग अपने तबके में जाएं और जन जागरण का काम करें। जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है माइंड का वो तभी रुकेगा और सरल सहज शब्दों में उनसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है ताकि वो समझ पाएँ आपकी बात। और बिहार तो ऐसे भी पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। जो जिस तरह से जनादेश का अपहरण होता है और जिस तरह से उसका बलात्कार होता है और दुष्कर्म के बाद उसका कत्ल हो जाता है, वो सब 19-20 में आपको नतीजे सामने आएंगे, आप देखेंगे। और इस तरह के वीडियो का करारा जवाब तो वहाँ की जनता देगी। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। आप सबका